देख लो बेटा, सबसे पहले तो इसका E1 E2 E3 लिख लो। देखो क्वेश्चन समझ लो सारे बच्चे। क्वेश्चन में ये था कि एक लड़की ने एक डाई को थ्रो करा, अगर उस पर 5 और 6 आता है तो उसके बाद वो तुरंत क्या करती है, एक कॉइन निकालती है और कॉइन से टॉस करती है 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स टॉस करने के बाद नंबर ऑफ हेड काउंट करती है। पहला केस तो उसका ये बन गया। दूसरा केस ये है, अगर 5 6 नहीं आते हैं तो 5 6 नहीं आते, इसका मतलब 1 2 3 4 आ रहा है। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो वो कॉइन को सिर्फ और सिर्फ एक बार टॉस कर रही है। अगर 5 6 आ रहा है तो 3 बार कर रही है, और अगर 5 6 के अलावा कुछ आ रहा है तो वो कॉइन को कितनी बार टॉस कर रही, एक बार कर रही है। जब एक बार टॉस करेगी तो हेड कितनी बार आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भाई, 1/2 रहेगी। और अगर वो 3 बार टॉस करेगी तो एक बार एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुमको एक तो 3 सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, HHH HHT THT जो भी है लंबा सा, उसमें एग्जैक्टली 3 बार अगर हेड चाहिए तो वो 3/8 आती है प्रोबेबिलिटी उसकी। आगे दे रखा है वही हेड टेल जो भी आ रहा है उनको काउंट करती जा रही है। इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उस पर एग्जैक्टली 1 हेड आया है तो तुम्हें बताना है कि उसके पास में ये आया था, तो ये क्या था, ये E2 मान लेते हैं। मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, E1 का मतलब है, मैं लिख दे रहा हूं, और E2 का मीनिंग है, अच्छा ऐसे इसका लिखेंगे बेटा, ये आ सकता है। ए का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे। E1 बेटा 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। E2 निकालेंगे, 1 2 3 4, तो 4/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगी। देखो बेटा A/E1 का मतलब ये है कि तुमने ये बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, और इवन हो चुका है। इवन हो चुका है का मतलब 5 और 6 आ चुका है। जब 5 6 आ जाएगा तो कॉइन को कितनी बार टॉस करोगे, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार। 5 6 पे 3 बार करेंगे, 3 बार करोगे ना तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। अगर बेटा दूसरी कंडीशन आती है तो 1 टाइम तुम्हें टॉस करना है, तो 1 टाइम अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो वो 1/2 रहेगी। समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आया, कहां से आ जाएगा, बात करने में लगी हो तो कहां से आएगा, पूरा जब मैं समझा रहा था ना। यहाँ पे 1/2 को अंग्रेजी पढ़ना, ऊपर क्या दे रखा है। अगर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक बार टॉस करोगे कॉइन में क्या आ सकता है, हेड आएगा या तो टेल्स आ सकता है, यही तो हो सकता है ना, तो 1/2 ही तो रहती है। ध्यान से सुनो बेटा, ये एग्जाम में नहीं होंगे, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता हुआ सवाल गलत होता है। जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा, कई बार प्रैक्टिस करी होगी तभी कर पाओगे। थोड़ा भी नया सवाल आओगे 10 15 बार रीड करोगे, टाइम निकल जाएगा। इसे चुपचाप मुंह बंद करके अच्छे से पढ़ो। और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4, इसका मतलब मैंने E2 माना है ना उसको, तो तुमसे पूछा है E2/A की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2, जो भी है सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दो। ये है पहले कौन सा E2 वाला है ना, तो ये आएगा 4/6 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2। थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर लो। एक चीज़ कैंसिल आउट हो रही, 6 6 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं सब में से, बाकी का नहीं भी। ये
8 नहीं कैंसिल है, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने, 8 एज इट इज है। अगर चाहो तो तुम 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आ गया 4, इस 2 से ये भी कैंसिल कर दो, तो ये बन गया 3/2 और ये बन गया तुम्हारा 4। आंसर आ गया 4/3 प्लस 8/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 यही आंसर है, तो 8/11 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, कितने कितने बच्चों का इसका आंसर आ चुका, हाथ उठाओ। देखो अब गिने चुने दो ही तीन बच्चों का नहीं आया बेटा, सिर्फ 3 बच्चों का नहीं आया। आजिन तुम्हारा क्यों नहीं आया, सुबह क्यों नहीं आती पढ़ने? ये मत कहना नींद नहीं खुलती है, नींद खोल बेटा, और क्लास लो आके सुबह सुबह जो चलती है 2-2 घंटे। देखो क्या दे रखा है, ये बच्चे भी बात कर रहे हैं ना ये, लेकिन इनका क्या है ना, देख बेटा क्या दे रखा है, एक मैन्युफैक्चरर है, 3 मशीनें हैं उस पर, 3 मशीन ऑपरेटर हैं, मान लो ए है, बी है और सी है। जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, और बी और सी जो है वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%, जो मशीन ए है वो 50% काम करती है, और बी मशीन है वो 30% करती है, सी मशीन 20% करती है, टोटल हो गया 100%। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो दे रखा है ना, ये ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, तो मैं ये कह सकता हूँ इवन का मतलब मैं मान ले रहा हूँ मशीन ए को ले ले बेटा, इवन कि मशीन ए पे जो टाइम लग रहा है उसको मैंने इवन ले लिया, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाइम ऑन मशीन ए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, अच्छा ए क्या होगा बेटा, इसमें ए क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम ए हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, तो 50/100, क्योंकि 50% है। दूसरे का बता बेटा, 30/100 है, और तीसरे का 20/100 है। अच्छा इसके आगे का भी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है, 1/1% है ना डिफेक्टिव, जो ए वाला है वो 1% डिफेक्टिव माल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना है बेटा, 3/100 ने 5/100 है। नेक्स्ट बता बेटा, ये हो गया तुम्हारा 7/100। अब लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पूछा क्या है कि मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है, वो भी डिफेक्टिव माल, तो मैं क्या लिखूंगा, E1/E1 ए लिखूंगा। और सारे बच्चों का आंसर सही है तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये कॉपी पेस्ट करना है। और जितनी बार लिखोगे ना तो उतनी बार फिर गलती होने के चांस नहीं है। एग्जाम में मैंने देखा है बच्चे ये भी उल्टा लिख के आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे क्या लिखें। E2 A/E2, E3 A/E3। अच्छा सबकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 50/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई 50/100 इंटू 1/100 प्लस दूसरा है बेटा 30/100 इंटू 5/100 प्लस
20/100 इंटू 7/100। बेटा मैंने 100 से ऊपर नीचे एक तरीके से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ऊपर, और मैंने एक काम और किया, मैंने 10 से भी बेटा डिवाइड कर दिया। तुम लोग ऐसे ना करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा के करना, ठीक है बेटा। ऊपर बचा 5, नीचे बचा 5 + 15 + 14, 14 दूनी 28, 34, 34 आया बेटा नीचे, यही आंसर है। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छे से करना, मैंने बहुत गंदी तरीके से करी, तुम कॉमन लेके चाहे कैंसिल करके दिखा देना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहता है तुमसे कि अ कार्ड, एक सेकंड रुकना। अच्छा देख बेटा क्या दे रखा है, कहता है कि 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया, बात नहीं करो, बात नहीं करो, 52 में से एक कार्ड तुम्हारा खो गया कोई, है ना। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तुमने 2 कार्ड निकाले एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, जो निकाले वो दोनों के दोनों डायमंड कार्ड हैं, जो निकाले वो दोनों के दोनों डायमंड कार्ड हैं, जैसे हम लोग नहीं करते बोथ आर रेड ऐसे करके। आगे दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड, लॉस्ट कार्ड की तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है बीइंग अ डायमंड, और बताओ कि ये एक डायमंड है। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ बेटा, सबसे पहले जो इवन है, इवन का मतलब है ये कार्ड कैसा हो सकता है, जो लॉस्ट हुआ है वो कैसा हो सकता है, डायमंड हो सकता है या फिर नॉन डायमंड। डायमंड हो गया, यहाँ पे तुम्हें ए लिखना है। अब ए लिखते समय बच्चों ने क्या लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड, है ना, और हम लोगों को कंफर्म क्या चीज गिवन है, यही तो गिवन है ना, तो ये ए लिख दो, क्या दिक्कत है। अब पहले तो एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी बेटा इवन, इवन का मतलब है कि जो लॉस्ट कार्ड है डायमंड है, डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं 13, तो डायमंड के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52, 13/52 जो भी है 1/4 आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर डायमंड नो कह रहा है नो क्या है नॉट डायमंड, टोटल 52 में से 13 माइनस कर दो, डायमंड के कितने बचे 39, तो 39/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई नॉट डायमंड की। क्या सॉल्व करके आ जाएगा 3/4 आ गया। अच्छा अब हमें ये निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ध्यान से सुनना, ए मैंने क्या लिया है, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, दोनों के दोनों मैंने डायमंड लिए हैं, और मैं चाहता हूं पहले बॉक्स से डायमंड निकाल, पहली जब कंडीशन हो चुकी है तब डायमंड निकालना। पहली कंडीशन क्या हो चुकी है, एक डायमंड खो चुका, कितने बचे कार्ड 51। अब तुम्हें अगर ये निकालना है ना, डायमंड कार्ड निकालना है, तो डायमंड बचे 12, तो पहला डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/51, एक कार्ड हाथ में आ गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा कार्ड निकालने के लिए रहेगा 11/50, समझ में आया। और ये दोनों के दोनों डायमंड कार्ड हैं, तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कर भी दोगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ जाएगा, समझ में आया। आगे सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीजें समझने की हैं, बार बार देखना इनको। अच्छा A/E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड, और E2 हो चुका है, E2 का मतलब ये होता है बेटा कि जो कार्ड है वो जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड नहीं था, तो तुम्हारे पास में क्या था डायमंड नहीं था, और डायमंड की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे, तो अभी डायमंड तो खोया नहीं, तो डायमंड 30 के 13 है ऐसे ही, तो पहला कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/51, क्योंकि जो कार्ड लॉस्ट हो जाता है उसको तो मान लेते वो दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा जो कार्ड निकालोगे
तो वो भी अब जब तुम 13/51 कर चुके तो दूसरा क्या रहेगा, 12/51 रहेगा बेटा। और दोनों के दोनों तुम्हारे कैसे हैं, सॉरी 50 होगा, 50 होगा। ये हो गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुम बताओ कि वो डायमंड कार्ड था, हम लोगों ने जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था, इसका मतलब वो ये वाली कंडीशन जानना चाह रहा है ना, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। A/E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड कार्ड की बताओ जब E2 वाली कंडीशन हो चुकी हो। E2 का मतलब क्या है, जब जो कार्ड तुमने खोया है वो डायमंड नहीं था, नहीं था ना डायमंड, तो खोया एक ही है। तो ये अच्छा, आगे सुनो बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बताओ बीइंग अ डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड है, इसका मतलब क्या है, इवन वाली कंडीशन हो चुकी, तो ये तुमसे जान रहा है E1/A जानना चाहता है। पूरा अच्छे से फॉर्मूला लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह अच्छी खासी मिल जाएगी, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बनेगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50। कैलकुलेशन इसकी बड़ी खतरनाक है बेटा। आ गया ना आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 3/4 इंटू, अच्छा बेटा देखो, डिनोमिनेटर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर ऊपर बचा 12/11। इतनी तेज बात नहीं कर बेटा, 12 इतनी, ये 3 × 13 × 12 बेटा, 12 भी कैंसिल हो गया, इसमें से 12 भी कैंसिल हो गया। 11/11 प्लस 39, यही आंसर आया। तो बेटा ये आंसर हो गया, जल्दी करो। इसको देख लो क्या दे रखा है, इसमें पढ़ना, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, ए ने बोला हेड आया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, क्या हेड था, हाँ उसने ये बोला, उसने बताया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअली में ए आया, क्या कौन सा ऑप्शन है, अब देखना क्या था, क्वेश्चन पढ़ लो। ये कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, उसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हम लोग इवन कंसीडर करा, E2 कंसीडर कर लो, और ए कंसीडर कर लो बेटा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बताओ, E1 की प्रोबेबिलिटी उसके ट्रुथ की कितनी दे रखी है, 4/5 है, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, क्योंकि 1 में से ये माइनस कर दोगे ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है, झूठ प्लस सच इक्वल टू 1। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालनी A/E1, A/E1 का मतलब ये है कि वो बंदा सही बोल रहा है, तब हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अरे सही बोल रहा है, वैसे टॉस किया कॉइन, तो हेड की प्रोबेबिलिटी वैसे होती कितनी है, 1/2 होती है ना, तो अगर सही बोल रहा है और तो 1/2 ही आने आंसर है, 50-50 वैसे चांस होते हैं, लेकिन वो सही बोल रहा है तो वो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, एक कॉइन है इसलिए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो एक्चुअली क्या था, एक कॉइन तुमने टॉस किया, आया क्या, टेल, और उसने बता क्या दिया तुम्हें, हेड, वो झूठ बोल रहा था, तो इस केस में भी जो वो झूठ बोल रहा है कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 ही होगी, 50-50 चांसेस है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, मतलब हेड था, एक्चुअली में अगर हेड था, ए रिपोर्ट्स, अच्छा हेड आया और हेड था, इसका मतलब वो सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, तो मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन बाई ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, इसमें ले जाके सारी वैल्यू पुट कर देंगे। कैलकुलेशन आसान वाली है, 4/5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। बेटा ये सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ज़्यादातर, देखो 5 2 5 2 5 2 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 4 प्लस 1, 4/5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ए, ए पार्ट इज द राइट आंसर। जल्दी करो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो गया? सी पार्ट हो गया, जो भी है। अच्छा बेटा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो, लास्ट वाले का सी पार्ट। वैसे इसका आंसर है, तुम लोगों ने किया है ना। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसमें दे रखा है ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स नहीं सॉरी, जो ए है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा बेटा बी है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ए ना निकाल के मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करूं तो बेटा एक बात बता, जो ए है वो सारा का सारा बी में से आया है, बी में से अगर ए आया है तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन क्या होगा? ए ही तो कॉमन होगा, ए ही तो कॉमन होगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए के इक्वल है। अब पहला पार्ट में देखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक चीज और लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगी बेटा, ए कहाँ से आया? बी से आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगी वो लेस देन होगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, क्योंकि बी बड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। आगे हम लोग एक चीज़ ये लिख सकते हैं, लेकिन कितनी भी ज़्यादा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी भी ज़्यादा हो रहेगी तो 1 से कम ही, क्योंकि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर दूं तो इधर 1 बचेगा और इधर 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। मतलब मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी, मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी। ऐसे ही अब मैं पहला वाला केस लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? अगर बेटा ये है ना ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल है, अगर मैं इस पर प्रोबेबिलिटी लगा दूं तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया तुम्हारा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब एक चीज देखो, फर्स्ट इक्वेशन में बी अपॉन ए है, ये तो ए अपॉन बी आया, इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, पहला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, पहला तो भूल जाओ। चलो अब आगे सोचते हैं। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ए अपॉन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। चलो मैं बी के बारे में सोचता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कहता है ए अपॉन बी जो है, ए अपॉन बी की जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो यही तो आई थी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी, ये आई थी। अगर वहां से चेक करोगे, इसको वैसे लिख क्या सकते हो? देखना, अगर मैं इसको लिखूं, मान लो मैंने जैसी कंडीशन है वैसा ही लिख दिया, अभी सिर्फ चेक करने का बता रहा हूं इसलिए। इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह, इसकी जगह मैं फिर से लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चाहो तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दो। अगर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दोगे तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। यहाँ देखो बेटा, 1/, अगर तुम प्रोबेबिलिटी ए से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 1। यहाँ पे देखना 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी था, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन थी 1 से, और ये क्या कह रहा है, ये लेस देन दिखा रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गई ये कंडीशन। ये बी पार्ट तुम्हारा चेक करने का तरीका था, ये तुम्हारा बेटा फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो रही है, सी वाला चेक करो बेटा, ऐसे ही ऑप्शन। अगर मैं सी वाला चेक करके बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा ऊपर वाले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूं। कहां से, इस वाली इक्वेशन से, ऊपर वाली से। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दो तो 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो कंडीशन है देख बेटा, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई ना, ये वाली सेटिस्फाई हो गई एग्जैक्ट। इसका मतलब ये जो ये आंसर है सी पार्ट करेक्ट आंसर। और हमने ये कंडीशन लाई कैसे थे, हम लोग जो गिवन था उससे लाई थे कि ये इंटरसेक्शन था, मैंने वो से एक कंडीशन बना ली, और ये पता था कि बी सबसेट है तो बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ बी है तो बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर मैंने उसको क्या कही है, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी था उसकी वैल्यू 1 से तो कम रहेगी, थोड़ा सा उसी को मैं मतलब रीराइट कर दिया और वहां से कंक्लूजन निकाल लिया, तो ये पता चला सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।